Hi students, hope you are doing well. So today I've come with the part 2 of chapter 1 number system, and I hope you are studying well and practicing more and more questions. And अगर नहीं भी कर रहे हो practice, so I will just suggest you to be with me in these videos and you will be able to practice each and every chapter properly. ठीक है? So let's start. Okay, so 30 questions we did in the first video, and today I've come up with further questions. If n is equal to 2 cube into 3 power 4 into 5 power 5 into 7, this whole prime factorization is given to you. Right? Then the number of consecutive zeros in n, where n is a natural number, is. Okay, so n is a number. ठीक है, ये एक नंबर आपको गिवन है. इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन ये आपको प्रोवाइडेड है 2 क्यूब इंटू 3 power 4 and all that, right? Now this prime factorization can be very long also if they want to confuse you, या फिर if they want to make the question tough, तो वो इस क्वेश्चन को थोड़ा और भी बड़ा कर सकते हैं. What you have to do is very easy. See, यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि n जो नंबर है उसमें कितने जीरोज हैं. आपको नंबर ऑफ जीरोज पे फोकस करना है यहाँ पर. प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी भी बड़ी हो, दैट इज ऑफ नो कंसर्न टू यू. अब यहाँ पे अगर मुझे नंबर ऑफ जीरोस देखने हैं, मुझे एक चीज पता है कि 2 इंटू 5 जब मैं करती हूँ ना तो 10 आता है. अगर मैं इन सब नंबर्स में से पेयर बनाना चाहती हूँ, इफ आई वांट टू मेक पेयर्स एंड आई वांट टू फाइंड कि जीरोस कितने आ रहे हैं, तो मुझे एक चीज तो पता है कि इन नंबर्स में से मैं किन नंबर्स को क्लब करूं कि जीरो आ जाए. तो 2 इंटू 5 करके 10 आएगा, राइट? सो यहाँ पे अब मैंने ये देखा कि मेरे पास 2 क्यूब है. ठीक है, 2 क्यूब है और मेरे पास 5 की तो 5 पार्स हैं. ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, मैं हर एक 2 को आई विल टेक ईच एंड एवरी 2 और मैं उनको 5 के साथ मल्टीप्लाई करती रहूंगी. मेरे पास कितने 2 हैं? मेरे पास मैक्सिमम 2 सिर्फ 3 है. सो आई कैन नॉट गो फर्दर, मुझे यहीं पे रुकना पड़ेगा. मैं यहाँ पर रुक गई. 5 मेरे पास और थे बट 2 नहीं है, 2 सिर्फ 3 थे. तो मैंने 3 टाइम्स इनको मल्टीप्लाई करा. 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5. ठीक है, मेन कंसर्न आपका ये है कि हमने यहाँ पे 3 टाइम्स क्यों करा, बिकॉज 2 की पावर 3 थी. तो अगर 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 5 है, तो आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो? 2 की पावर 3 ले सकते हो एंड 5 की पावर भी 3 ही ले सकते हो. बिकॉज अगर आपको इनको पार्टनर्स बनाना है, इफ यू वांट टू क्लब देम, तो दोनों की पावर सेम होनी चाहिए. तो मैंने यहाँ पे देख लिया, मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे 3 जीरोज आएंगे मेरे एंड में. ठीक है, सो 3 जीरोज आएंगे. दैट मीन्स माई आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3. तो 3 zeros इज माई आंसर. 3 zeros क्यों आएंगे वो आप ध्यान रखना. अगर आपको क्वेश्चन में वो कुछ और भी बोल देंगे, आपको सिर्फ 2 और 5 को क्लब करना है. और 2 एंड 5 में भी आपको ये देखना है कि कॉमन पावर कितनी है दोनों में. दोनों के पास 3 तो है, 2 के पास भी 3 है, 5 के पास भी 3 है. सो आप सिर्फ 3 कॉमन को कॉमन लोगे, 3 पावर को, एंड 3 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एंड में 3 zeros आएंगे. अब यहाँ पे उन्होंने आपको ये नहीं बोला कि आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करो. तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स व्हाट दे विल डू इज, जिनको नहीं आता या जो क्वेश्चन को देख के, प्राइम फैक्टराइजेशन को देख के जिन्हें डर लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, नो, यू जस्ट हैव टू टेल द नंबर ऑफ जीरोस कि कितने जीरोस आ रहे हैं. फाइन. So next question, decimal representation of rational number 7/27 is. Now in such type of questions you have no other option. आपको यहाँ पे multiply ही करना, I mean divide ही करना पड़ेगा. ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाले क्वेश्चंस में आपको करना ही पड़ेगा. यू हैव नो अदर ऑप्शन. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिविजन दैट ऑल ऑफ यू नो हाउ टू डिवाइड. कैसे करते हैं हम डिवाइड? मैंने 27 को यहाँ लिखा क्योंकि ये एक्चुअल में 7/27 है. ठीक है, सो 27 इज माई डिवाइजर, 7 मेरा डिविडेंड है, तो डिविडेंड को मैं सेंटर में लिख दूंगी. ठीक है, सो नाउ आई विल स्टार्ट. 27 1 और 27 नहीं कर सकती मैं, सो मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ा. ठीक है, ओके, सो मैंने यहाँ पे एक और 0 डाल दिया. देन 27 2 ज़ा 54. ठीक है, देन आई एम लेफ्ट विद 16
एंड एक और 0 डाल दिया मैंने यहाँ पर, सो अब आ जाएगा 27 5 कितना होता है 135। योर कैलकुलेशन शुड बी फास्ट। टेबल्स आपको अगर नहीं भी आते, इनकेस 27 का टेबल नहीं भी आता, योर कैलकुलेशन शुड बी फास्ट सो दैट आप जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके इनका आंसर निकाल पाओ, राइट। सो 9 ठीक है, 9 7 63, दैट इज 243 आएगा यहाँ पर। 7 मेरा रिमाइंडर है। अब मैंने यहाँ पे क्या चीज़ देखी, क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो गया। यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर एंड आपको केयरफुल रहना है, आपको देखना है कि कब ये चीज़ रिपीट होनी स्टार्ट हो गई। देखो ये 7 है, ये 7 है। अब अगर मैं आगे डिवीजन को कैरी आउट करूंगी तो मेरा रिकरिंग डेसिमल आएगा। मैंने फिर से यहाँ पे 0 डाल दिया था, तो यहाँ पे 54 आएगा अगेन आई विल बी लेफ्ट विद 16 रिमाइंडर, और ये पूरी की पूरी डिवीजन फिर से रिपीट होने वाली है। सो मुझे यहाँ पे रुक जाना है बिकॉज आई नो कि यहाँ पे 259 रिपीट होने वाला है। सो माई आंसर इज 0.259। दिस इज माई आंसर, क्योंकि मैंने यहाँ पे देख लिया कि 259 के बाद पूरी की पूरी डिवीजन फिर से रिपीट होने वाली है। सो यू नीड टू बी केयरफुल। आपको ब्लाइंडली डिवीजन नहीं करनी है कि आप करते रहो, राइट। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपका रिमाइंडर मैच हो रहा है ऊपर डिविडेंड के साथ, दैट मीन्स आपको वहीं पे स्टॉप होना है एंड दैट विल बी योर आंसर यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों सेम हो गए थे नंबर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 427/625। अब जैसे आपको क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे दे आर आस्किंग यू कि हमने आपको ये एक प्रोवाइड कर दिया है जिसमें डिनोमिनेटर में 5⁴ है, या फिर इसी को लिखने का एक और वे होता है 427/2 इंटू 5⁴। बिफोर आई स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन आपको एक चीज बता दूं, किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 होती है तो वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। सो दिस इज a rule of exponents you might have done in your previous classes also कि 100 की पावर 0 है, 1000 की पावर 0 है, कोई भी फ्रैक्शन की पावर 0 है, ठीक है, इंटीजर, रियल नंबर, एनीथिंग, कोई रूट में भी नंबर है उसकी भी पावर 0 है, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरा क्वेश्चन ये गिवन है तो इससे आपको क्या पता चलता है, व्हाट कैन यू इम्प्लाई फ्रॉम दिस क्वेश्चन। So this implies that since denominator has 5⁴ only, वो कह रहे हैं कि since denominator में सिर्फ 5⁴ है, तो क्या हम ये बोलेंगे कि it is not terminating? No. I told you in the previous video also, and I'm also repeating the same statement, that if you have 2 and 5 in your denominator, तो ये हमेशा terminating होते हैं। तो ये स्टेटमेंट मेरी गलत है। नेक्स्ट, 2⁴ is irrelevant, so not terminating. No, it is not irrelevant, इसका मतलब 1 होता है, ठीक है, irrelevant नहीं है। 2⁴ into 5⁴ means that it is of the form 2m into 5n, so terminating. Now this is the correct option, क्योंकि मैंने आपको अभी ऊपर रूल बताया है, ठीक है। ये mn आप इनको इंटरचेंजेबली लिख सकते हो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। इसमें वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, मतलब डिफरेंट पावर्स अगर इनकी होती हैं। सो ये मेरा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नाउ दे आर आस्किंग यू बोथ ए एंड सी। ए तो हमने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज हमें पता चल गया था कि नॉट टर्मिनेटिंग नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट। सो डन विद दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 34 is, if the sum of two numbers is 1200 and their HCF is 30, then the possible number of pairs of such numbers is what? Okay, आपका यहाँ पे HCF 30 है, ओके। यहाँ पे एक छोटी सी टाइपो एरर है, वेट, दिस इज 80, दिस इज नॉट 30, दिस इज 80, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मुझे गिवन है कि HCF 30 है एंड HCF 80 है, सॉरी, एंड सम ऑफ द टू नंबर्स इज 1200, राइट। सो आपको ये बताना है कि इनके पेयर्स कितने बन सकते हैं, मतलब कि जिनका सम 1200 बनेगा उनके पेयर्स कितने बनते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि दो नंबर्स का सम 1200 है, तो मैंने यहाँ पे कैसे लिख दिया, अगर मैं अपने टू नंबर्स को फॉर एग्जाम्पल x and y ले लेती हूँ, ठीक है। वी ऑलरेडी नो दैट बीइंग इन क्लास 10th वी विल डील विद 2 वेरिएबल्स। आप सिर्फ 1 वेरिएबल से डील नहीं करोगे, आपको 2 वेरिएबल्स अज्यूम करने होते हैं। अब इनका HCF 80 है, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ इनको 80x + 80y, क्योंकि मेरा एग्जैक्ट नंबर क्या बन जाएगा, मेरा एग्जैक्ट नंबर बनेगा 80x, क्योंकि 80 इनका फैक्टर है, ठीक है, HCF इनका।
तो मैंने ऐसे लिख दिया 80y इज इक्वल टू, आपको सम यहाँ पे गिवन है 1200, राइट। 80x प्लस 80y इज इक्वल टू 1200। अब 80x क्यों लिखा है वो एक बार सुन लो। टू नंबर्स हमारे पास थे x एंड y, ठीक है, एंड उनका HCF 80 है। इसका मतलब ये जो दोनों नंबर्स हैं ये डिविजिबल हैं 80 से, ठीक है। तो मैंने इनको 80x लिख दिया क्योंकि 80 के मल्टीपल थे काइंड ऑफ, राइट। सो मैंने यहाँ पे 80 कॉमन भी मैं निकाल सकती हूँ। कॉमन वाला रूल आपको पता होना चाहिए कि सेम नंबर दोनों के पास है तो मैंने बाहर निकाल दिया, एंड अंदर अब क्या रह गया, 80x था, 80 बाहर आ गया तो x, अगेन 80 इज कमिंग आउट, सो y इज इक्वल टू 1200। तो x प्लस वाई की वैल्यू हो जाएगी 1200 अपॉन 80, ये मैंने कट कर दिया इसको। सो क्या आंसर आएगा, 15। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, दिस इज नॉट व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग यू कि कितने पेयर्स बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, पेयर्स कितने बनेंगे। ओके तो अब मैं पेयर्स देखती हूँ कि पेयर्स मेरे कितने बन सकते हैं। x प्लस वाई के पेयर्स बनेंगे, एक्चुअली यहाँ पे हमारे बनेंगे टोटल 4 पेयर्स। हाउ, ये देखते हैं अभी। आपको यहाँ पे बेसिकली जब वो पेयर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दे मीन कि आपको यहाँ पे प्राइम नंबर्स के पेयर्स बनाने हैं, जैसे कि 1 एंड 14। 1 और 14 में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये दोनों प्राइम नंबर्स मतलब को प्राइम नंबर्स हैं। आपको को प्राइम नंबर्स देखने हैं यहाँ पे बेसिकली, राइट। ओके देन इज वी हैव 2 एंड नहीं सॉरी 2 एंड 12 विल नॉट टेक, क्योंकि 2 और 12 को प्राइम नहीं होते, तो आपको यहाँ पे को प्राइम का ध्यान देना है, ठीक है। तो वी विल हैव 3 एंड 12। ओके 3 एंड 12 भी यहाँ पे 1 एंड 14 का पेयर हो गया, देन 4 एंड 11 का पेयर हो गया, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। देन व्हाट एल्स, और यहाँ पे हमारे कौन से पेयर्स बनेंगे, 1 एंड 14, 4 एंड 11। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे बनेंगे 6 एंड 9 एंड 7 एंड 8। तो यहाँ पे आप ऐसे इनके पेयर्स बना सकते हो, ठीक है। एंड इवन देन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है एग्जाम में, सो यहाँ तक तो आप इसको कर ही सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। फिर आप रैंडमली भी चेक कर सकते हो कि कितने नंबर्स को हम ऐड करते रहें, को प्राइम नंबर्स को, कि उनका सम 15 बन जाए, ठीक है। ओके सो यहाँ पे मेरे पास इन टोटल 4 पेयर्स बने थे, सो माई आंसर इज 4, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे टोटल 4 पेयर्स बने हैं। Question number 35. The two numbers 4 and 18 are given. Find the product of their LCM and HCF. Okay, so again यहाँ पे we will be using the formula. हमारा formula क्या होता था? HCF. I already told you कि 50 to 60% of the questions you can solve with the help of this formula only. Is equal to product. Product इनके equal होता है. So HCF into LCM. HCF क्या है यहाँ पे? HCF into LCM is not given to you. यही तो आपको फाइंड आउट करना है, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। प्रोडक्ट आपको यहाँ पे गिवन था, क्या है प्रोडक्ट, 4 into 18, ठीक है, इज इक्वल टू 72। इसका मतलब कि HCF into LCM जब मैं करूंगी तो वो इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल है, और प्रोडक्ट इनका आ रहा है 72, सो माई आंसर इज 72, ठीक है। वेरी इजी। नाउ दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, and a similar type of question you have got in your sample paper also. The LCM of two prime numbers p and q where p is greater than q. Now this is an important point. यहाँ पे एक चीज important है देखनी कि p जो है वो q से greater है, तो आपको यहाँ पे ऐसे दो प्राइम नंबर्स लेने हैं जिनका LCM 143 भी बन जाए और p greater than q भी हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5p माइनस q। अब ये वैल्यू निकालना इज नॉट अ बिग टास्क अगर आप p और q को निकाल लो फर्स्ट। तो यहाँ पे आपका मेन मोटिव क्या है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p एंड q, ये इंपॉर्टेंट है। आगे तो वो कुछ भी बोलेंगे, आप वैल्यूज निकाल सकते हो। अब p और q की वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे इनके एलसीएम पे ध्यान देना है। अगर मैं कोई भी यहाँ पे ऐसे एलसीएम लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 कोई भी प्राइम नंबर्स ले लिए, लेट मी टेक 7 एंड 11,
तो 7 और 11 का एलसीएम तो 77 होता है, नहीं हो सकता। इसमें एक बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि पी की वैल्यू ग्रेटर है क्यू से, राइट। सो अब मैं थोड़ा और आगे चलती हूँ। दिस इज अ काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। आपको यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करना है, लेकिन देखते ही समझ भी आ जाएगा। अब जैसे मैंने 7 एंड 11 लिया, उसका पेयर नहीं बना, सो लेट्स गो फर्दर। 7 के बाद 11 और 13 लेके देखते हैं। 11 एंड 13 का जो एलसीएम होता है वो होता है 143। आप चेक कर लो, 143 दोनों के टेबल में आता है, 11 में भी एंड 13 में भी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये एक ऑड नंबर है, तो वैसे भी हमें आइडिया हो रहा था कि ये मोर देन 10 वाले नंबर्स में ही आ सकते हैं, बिकॉज थोड़ा बड़ा एलसीएम है इसका, ठीक है। तो आप ऐसे आइडिया भी लगा सकते हो। सो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि पी की वैल्यू ना ग्रेटर है यहाँ पे। ग्रेटर मीन्स पी पक्का 13 है और क्यू डेफिनेटली 11 है। अब ये श्योर हूं मैं इस चीज को लेकर, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी टोल्ड दिस थिंग। उन्होंने बोल दिया है कि पी हमेशा क्यू से बड़ा होगा, ठीक है। देन आई एम डन। पी 13 है और क्यू मेरा 11 है, ठीक है। सो अब मैंने बस क्या करा, पी एंड क्यू को पुट कर दिया 5p माइनस क्यू में। p है मेरा 13, सो 5 इंटू 13 माइनस क्यू है मेरा 11। 65 माइनस 11 दैट इज 54, तो 54 मेरा आंसर है। वेरी इजी। सो द मेन फोकस, अब आपको पता चल गया होगा, इसमें मेन फोकस p और q को निकालना था। उसके बाद तो वो कुछ भी दे दें, यू कैन इजीली फाइंड आउट। तो यहाँ पे आपको एलसीएम देख के थोड़ा सा आइडिया लगाना है कि एलसीएम अगर 2 डिजिट है, लाइक 77 और समथिंग, तो इसका मतलब वो 10 से कम कम वाले नंबर्स आपको लेने हैं। जब वो 3 डिजिट में आ जाए, दैट मीन्स यू हैव टू गो फर्दर, ठीक है। आपको आगे जाके और बड़े नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स के बारे में सोचना पड़ेगा। The sum of 2 exponents of prime factors of 196. For this, we will do the prime factorization of 196. Start करते हैं करनी। 2 9s are 18, 8s are 16. Then 2 4s are 8, 49 आएगा यहाँ पे आएगा 7 7s are, and यहाँ पे आएगा 7 1s are. That's it. हो गई मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने क्या देखा है कि यहाँ पे यू आर गेटिंग 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, दोनों स्क्वायर है। सो उन्होंने बोला है आपको इनके एक्सपोनेंट्स को, अब सबसे पहले एक्सपोनेंट्स वर्ड का मीनिंग सबको आना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक्स। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पार, ठीक है। वो पार वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि दे नो कि पार वर्ड सबको पता है। एक्सपोनेंट्स मे बी सम स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ, सो दे यूज दिस वर्ड। एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है इसके जो फैक्टर्स की पार आई है, 2 और 2, वो कह रहे हैं इनका सम कर दो। सो ठीक है, कर देते हैं। 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो ये मेरा आंसर आ गया। 4 इज माई आंसर, ठीक है। क्लियर है। वेन एवर दे आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपोनेंट्स, आपने इनकी पार पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि दोनों की पार्स को ऐड कर दो, कुछ भी कह सकते हैं। वो कहेंगे डिफरेंस निकाल दो दोनों का, तो डिफरेंस अगर मैं कहती तो इनका डिफरेंस हो जाता 0। अगर वो कहते हैं इनका प्रोडक्ट निकाल दो, 2 इंटू 2 4। अगर वो कहते हैं इनका क्वोशिएंट निकालो दोनों के एक्सपोनेंट्स का, देन 2/2 विल बी 1। So whatever they say you can easily find out. It's just that कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से आनी चाहिए, एंड मेक श्योर यू हैवंट मेड एनी मिस्टेक इन दिस, क्योंकि अगर प्राइम फैक्टराइजेशन रॉन्ग है तो अल्टीमेटली क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच रूट 36 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रैशनल नंबर। नाउ लेट्स चेक दैट रूट 36 को हम किससे मल्टीप्लाई करें सो एज टू गेट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको एक नॉर्मल नंबर चाहिए विदाउट रूट वाला, एंड अगर रूट हो भी तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए किसी का, लाइक रूट 16, ठीक है। रूट 16 इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि जब आप रूट 16 करोगे तो आंसर विल बी 4। तो वो पूछ रहे हैं कि रूट 36 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक रैशनल नंबर आ जाए। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली करने के 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो, एक तो रूट 36 है, ठीक है। तो रूट 36 को मैं 6 लिख सकती हूँ, राइट। रूट 36 को अगर मैंने 6 लिख दिया तो आप 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे इन सब में से कि आपका आंसर एक रैशनल नंबर आए। 3 से भी कर सकती हूँ मैं, ठीक है। एंड अगर मैंने 3 से कर दिया, 6 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 18। एंड इन केस अगर मुझे 3 का ऑप्शन प्रोवाइडेड नहीं होता तो मैं यहाँ पे क्या करती, 6 को मैं रूट 36 से भी कर सकती हूँ। इनफैक्ट आप रूट 36 को भी 36 से भी कर सकते हो डायरेक्ट, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 36, ठीक है। नाउ इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे
मैं ये इसलिए लेके आई हूँ क्वेश्चन सो दैट मैं आपको दोनों ऑप्शन एक्सप्लेन कर पाऊँ। इन एग्जाम आपको किस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में? एग्जाम में दे कैन टेल यू कि 24, सपोज 24 है, तो 24 को अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? मुझे नहीं पता कि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये एक रैशनल नंबर बन जाए। तो मैं सबसे पहले 24 के ना फैक्टर्स निकालूंगी। क्या फैक्टर्स होते हैं? 3 इंटू मुझे क्या करना पड़ेगा? 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं फैक्टर्स? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको? 2√6, राइट? सो नाउ इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा कि 2√6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि मेरा आंसर एक रैशनल नंबर आए। उस केस में क्या होता है, आपको ना ऑप्शन में √24 भी दिया होता है उन्होंने, तब आप √24 का ऑप्शन आप तब सिलेक्ट नहीं करोगे बिकॉज आपको इनको पहले प्राइम फैक्टराइज करना पड़ता है। मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करके, ठीक है? 2√6 आ गया। अब मुझे इसको √6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, एक रैशनल नंबर बन जाए, मतलब ये इरैशनल ना रहे, राइट? अब यहाँ पे 24 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसीलिए आपको ऐसे करना पड़ा। इन केस आपको √36 आएगा तो आपको मैंने ऑप्शंस बता दिए हैं। बोथ द ऑप्शंस विल नॉट बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही वो आपको देंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको ओपन करना है या नहीं। अगर क्वेश्चन में 3 नहीं है तो आपको डेफिनेटली √36 से ही करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इन केस ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है कि 3 है और √36 नहीं है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आप √36 को 6 लिख दोगे पहले, ठीक है? एंड अगर √24 आता है फिर तो यू हैव टू डू लाइक दिस ओनली, तब आप बिल्कुल भी √24 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, आप √6 से करोगे बिकॉज 2 इज ऑलरेडी रैशनल, आप सिर्फ इरैशनल को ही इरैशनल से मल्टीप्लाई करोगे, राइट? 3.27 एंड 2 के ऊपर आपको बार भी गिवन है। इसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल, इरैशनल, इंटीजर और नेचुरल नंबर। नाउ आई होप यू आर अवेयर ऑफ ऑल द नंबर्स। रैशनल कौन से होते हैं, इंटीजर कौन से होते हैं? इंटीजर में कौन से आते हैं हमारे? पॉजिटिव भी आ जाते हैं एंड नेगेटिव भी आ जाते हैं, बोथ, ठीक है? रूट वाले नहीं आते इंटीजर्स में। इरैशनल में कौन से आते हैं? फॉर एग्जाम्पल √3, √2 एटसेट्रा। नेचुरल में विच बिगिन विद 1, 1 2 3 सारे ये हमारे होते हैं। रैशनल में कौन से आते हैं? रैशनल में वो आते हैं जो कि क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, ठीक है, बट नॉन रिपीटिंग बिल्कुल नहीं होते, रिपीटिंग होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। इनकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये क्वेश्चन एक आ ही जाता है मोस्टली, इन विच दे आर आस्किंग यू कि बताओ ये रैशनल है इरैशनल है, ठीक है? बिकॉज दे नो कि कई बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन में गलती से रैशनल पढ़ लेते हैं या कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं एंड ऑल द ऑप्शंस विल बी कंफ्यूजिंग, राइट? इवन आई हैव गॉट सच क्वेश्चंस, आपको आगे दिखेंगे। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3.272, ठीक है? यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ 2 ही रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मेरा 2 ही रिपीट हो रहा है, ऐसे से जा रहा है, या अगर दोनों भी रिपीट हो रहे हैं, दैट इज नॉट ऑफ योर कंसर्न कि दोनों हो रहे हैं एक हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं ना बस, तो रिपीट हो रहे हैं दैट मीन्स ये रैशनल नंबर है, ठीक है? आप ऐसे ही देख के बता सकते हो, ज्यादा आपको इसकी डिटेल्स में नहीं जाना है, ठीक है? डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सच इजी क्वेश्चंस। आपको अपना टाइम आगे के टफ क्वेश्चंस के लिए सेव करना है। सो ऐसे इजी क्वेश्चंस में यू जस्ट नीड टू टेक हाफ मिनट, बस, नॉट मोर देन हाफ मिनट। इफ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, c इज इक्वल टू दिस, आपको ये सब कुछ गिवन है कि a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है एंड c की वैल्यू ये है, और इनका एलसीएम भी गिवन है, तो वो कह रहे हैं n की वैल्यू बताओ। नाउ दिस इज ऑल्सो अ नाइस क्वेश्चन, देख के ही पता चल रहा है, बट आप एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ तब अटेम्प्ट कर पाओगे इफ यू हैव गॉन थ्रू सच क्वेश्चंस, ठीक है? अगर आपने क्वेश्चन एक बार देखा हुआ है तो आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा, बट अगर आपने नहीं देखा इसको तो फिर देख थोड़ा टफ लगेगा डेफिनेटली। अब यहाँ पे मुझे पता है इनका एलसीएम, कभी भी मैं एलसीएम निकालती हूँ, एलसीएम का मतलब होता है इनकी मैक्सिमम पावर्स गिवन होती है एलसीएम में हमेशा। इसका मतलब 2 की पावर 4 मैक्सिमम थी, तो इन्होंने यहाँ पे 2 की पावर 4 लिख दी, ठीक है? देन 5 एक ही था यहाँ पे, तो 5 को भी इन्होंने लिख दिया, तो ये भी ठीक है, ठीक है? 5 यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, तो 5 की मैक्सिमम पावर 1 ही थी, 2 की मैक्सिमम पावर 4 थी,
5 की मैक्सिमम पावर क्या थी? 1 थी। 3 की मैक्सिमम पावर मुझे नहीं पता क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मुझे नहीं पता n है, लेकिन इन्होंने मैक्सिमम पावर कितनी ली हुई है? 3। दैट मीन्स ये मेरा एलसीएम है, ठीक है, ये आपको पहले से इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस 3 की पावर डेफिनेटली 3 थी, इसीलिए मेरे एलसीएम में 3 रेज टू पावर 3 आया है, राइट। आई विल रिपीट द कॉन्सेप्ट। इसमें आपको क्या करना होता है, एलसीएम अगर आपको गिवन है तो आपको मैक्सिमम पावर्स ढूंढनी है। 2 की मैक्सिमम पावर 4 थी तो मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है, मुझे दिख गया कि ये 4 थी। 5 की मैक्सिमम पावर सिर्फ 1 ही थी तो 1 आया यहाँ पे। 3 की यहाँ पे मुझे पता नहीं था, लेकिन एलसीएम में उन्होंने 3 की पावर 3 लिखा है, इसका मतलब पक्का इस n की वैल्यू 3 थी, तभी तो मैंने वहां से मैक्सिमम पावर उठाकर एलसीएम में लिखी है। सो आपको ऐसे करना है। इसमें थोड़ा सा उन्होंने आपको ट्विस्ट कर दिया, उन्होंने एलसीएम दे दिया और उन्होंने कहा है कि पावर निकालो। सो दिस दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। Two numbers have 12 as their HCF and 370 as their LCM। तो above statement आपको बतानी है कि क्या ये statement true है। क्या ऐसा हो सकता है कि दो numbers का HCF 12 हो and उनका LCM 370 हो। अब आप ये सोचोगे कि ये हम कैसे बताएं, है ना, बिकॉज नो अदर इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू। तो आप ये कैसे बता सकते हो देख के कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। फॉर दिस यू नीड टू जस्ट रिमेंबर वन लाइन। एक मैं लाइन लिखने लगी हूँ यहाँ पे, यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। आप इन्हें एज नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, LCM इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जो आगे भी क्वेश्चंस में आपको दिखेगी। क्या बोला इन्होंने इसमें कि जो LCM होता है ना वो हमेशा HCF से डिविजिबल तो होना ही चाहिए, तभी वो स्टेटमेंट ट्रू हो पाती है, या फिर तभी वो LCM और HCF ट्रू होते हैं, अदरवाइज वो नहीं होते। तो अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अब मैंने इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को देखा कि क्या यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि दो नंबर मतलब HCF 12 है और LCM 370 है, तो क्या 370 12 से डिविजिबल है। यू कैन डिवाइड। आपको अगर टेबल भी आता है तो आपको पता चल जाएगा कि 12 3 36 होता है, इसका मतलब 360 आता है 12 के टेबल में, 370 नहीं आता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन या फिर ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, एंड माय आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉल्स। तो इसके लिए सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि कोई भी LCM अगर उन्होंने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वो हमेशा HCF से डिविजिबल होना चाहिए। इफ इट इज नॉट डिविजिबल तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट गलत है और ये HCF और LCM पॉसिबल नहीं है, ठीक है। Which of the following is not an irrational number? As I told you in the earlier questions कि ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ आगे जिसमें आपको इनमें से बताना है कि कौन सा इरेशनल है कौन सा रैशनल एंड ऑल दैट। अब पूछ रहे हैं नॉट एन इरेशनल नंबर। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, नॉट इरेशनल, नॉट इरेशनल का क्या मतलब होता है, वो पूछ रहे हैं रैशनल बताओ। ये उनके लिखने का वे है, सो दैट यू गेट कंफ्यूज्ड, सो दैट बच्चे गलती से ना इरेशनल को ही टिक कर दें। नो, वो पूछ रहे हैं नॉट इरेशनल। नॉट इरेशनल का मतलब होता है नॉट और इर कट हुए, ठीक है। सो वो रैशनल पूछ रहे हैं आपसे। सो रैशनल नंबर इनमें से कौन सा है, ठीक है। अब रैशनल ढूंढते हैं, एंड दिस इज नॉट टी, ये 1 है। 1 भी इसको हम कट ही कर देते हैं। दिस इज माय ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत था। 3.45 बार, ठीक है। ओके, पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, यू माइट हैव स्टडीड इन एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर्स की पाई की वैल्यू 3.1418 समथिंग इट गोज ऑन, ठीक है। ये तो इरेशनल डेफिनेटली है। √23 भी डेफिनेटली है इरेशनल, क्योंकि √25 जो होता है उसका आंसर 5 होता है। √23 एक इरेशनल नंबर है। इसमें भी अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर आएगा मेरा, 4√2 प्लस √6, ये दोनों ही इरेशनल है, √2 भी और √6 भी, ये भी इरेशनल है। जैसे ही आपको बार दिखता है ना क्वेश्चन में, सीधा रैशनल नंबर वही हो जाएगा, ठीक है। नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड, आपको सारे ऑप्शंस देखने की इनफैक्ट नीड भी नहीं है। आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरी ऑप्शन सो दैट आपको आपकी नॉलेज थोड़ी और वाइड हो जाए कि इरेशनल और रैशनल को क्लासीफाई कैसे करना है। बट एग्जाम में एज सुन एज यू लुक एट द बार यू कैन जस्ट टिक दैट बार ऑप्शन, क्योंकि वो हमारा डेफिनेटली रैशनल नंबर होगा। If P and Q are two prime numbers, the product of the LCM and HCF will be represented as।
अब ना यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ गिवन नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है क्वेश्चन में। नॉर्मली गिवन है कि पी और क्यू ना दो प्राइम नंबर्स हैं, हम ले लेते हैं। उन्होंने नहीं दिया, लेकिन आप तो ले सकते हो ना कोई भी एलसीएम। ठीक है, अब मैं एचसीएफ और एलसीएम खुद निकाल के देखूंगी। 3 इंटू मैंने दो प्राइम नंबर्स ये ले लिया। ठीक है, मैंने दो प्राइम नंबर्स उठा लिए। अब वो कह रहे हैं उनका जो एलसीएम और एचसीएफ है। अब बताओ, दो प्राइम नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? अब हम ये इसका निकालेंगे। अब मतलब इस क्वेश्चन में आप अपना खुद एग्जाम्पल पहले पुट करोगे एंड देन आप अपने आप को ये क्वेश्चन पूछोगे कि इनका एलसीएम एंड एचसीएफ क्या आएगा। 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, राइट, नो अदर नंबर। एंड एलसीएम इनका क्या होता है? इनका एलसीएम हमेशा इनका प्रोडक्ट ही होता है, क्योंकि इनके बीच में कोई ऐसा कॉमन मल्टीपल है ही नहीं। तो 15 इनका एलसीएम आ जाएगा। तो आपने बेसिकली क्या करा, एचसीएफ आपने इनका 1 ले लिया और एलसीएम आपने इनका क्या लिया है? प्रोडक्ट। दोनों नंबर्स को आपने प्रोडक्ट कर दिया। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर क्वेश्चन में नंबर्स होते हैं तो आप इजीली कर लेते हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में पी एंड क्यू, ए एंड बी ऐसे कोई वेरिएबल्स लिखे हैं, देन यू नीड टू टेक सम एग्जांपल एंड देन कम टू योर आंसर। तो अब आप वो कह रहे हैं कि इनका प्रोडक्ट आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज का भी ध्यान रखना है, एलसीएम पहले लिखा हुआ है तो पहले एलसीएम की वैल्यू आएगी ऑप्शन में, एंड एचसीएफ बाद में है तो एचसीएफ बाद में आएगा। एलसीएम क्या आया था? दोनों का प्रोडक्ट, मतलब पी इंटू क्यू। पी इंटू क्यू कौन से ऑप्शन में है? एक तो इसमें है एंड एक इसमें है, बाद में, पहले आई मीन, क्योंकि यहाँ पे आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम पहले आएगा, एचसीएफ बाद में आएगा। तो मैंने यहाँ पे अब देखा कि एलसीएम यहाँ पे पहले है। ठीक है, पहले यहाँ पे इनका पी क्यू प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे भी इनका पी क्यू प्रोडक्ट आ रहा है। अब नाउ लेट्स सी, क्या एचसीएफ इनका पी क्यू होता है? नहीं, एचसीएफ इनका 1 होता है सिर्फ। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गई। तो मेरा दिस इज माई आंसर, पी क्यू इंटू 1, जिसमें पी क्यू का मतलब है एलसीएम, कि ये दो नंबर्स का एलसीएम था और ये इनका एचसीएफ था। तो मैंने ये ऐसे ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। सो टू प्राइम नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, यू शुड बी क्लियर विद देयर रिलेशन। उसके बाद आप इसको इजीली कर सकते हो। The HCF of the two numbers is 14. Which of the following cannot be their LCM? वही सेम, अब वो पूछ रहे हैं कि दो नंबर्स का HCF ना 14 गिवन है, इनमें से कौन सा उनका LCM नहीं बन सकता। अगेन वही लाइन, LCM जो है वो हमेशा डिविजिबल होना चाहिए HCF से। आप इनमें से चेक कर लो कि ऐसे कौन से आपके नंबर्स हैं जो 14 से डिविजिबल हो रहे हैं। ये भी नहीं होता 4 से डिविजिबल, 16 160 भी नहीं होता, 212 भी नहीं होता। सो माय करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एलसीएम नहीं बन सकता, ठीक है, टू नंबर्स का, क्योंकि वो 14 से डिविजिबल नहीं है। ऑल द 3 ऑप्शंस आर नॉट डिविजिबल। आप नॉर्मली डिवाइड कर लो, या फिर आपको अगर टेबल भी पता है 14 का, यू कैन इजीली कम टू नो। The product of the exponent of prime factor in the prime factorization of 216 is, अब यहाँ पे मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करती हूँ 216 की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 2108, देन 54 आएगा यहाँ पे, 227 ज़ा, 3 ज़ा, 3 ज़ा एंड 3 1 तो ये मेरे प्राइम फैक्टर्स आ गए सारे। ठीक है, हाउ कैन आई राइट देम? मैं इनको लिख देती हूँ। अब ये मेरे प्राइम फैक्टर्स बने हैं 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है? अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट, इनके एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट कर दो। एक्सपोनेंट के प्रोडक्ट के लिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर इनके हमने एक्सपोनेंट को निकाल दिया और इनका प्रोडक्ट कर दिया, दैट इज 9। इनके एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट करना है, क्योंकि वो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए 6 भी दे देते हैं, बिकॉज दे नो कि स्टूडेंट्स गलती से कई बार 2 इंटू 3 कर देते हैं। ये कर देंगे 2 इंटू 3, भूल जाते हैं वो। आपको क्या होता है एग्जाम में, आपको जैसे ही अपना आपका थोड़ा सा ऑप्शन दिखता है ना कि 6 आपका क्लोज ऑप्शन आ रहा है, आप उसको टिक कर देते हो एक्साइटमेंट में। सो नो, आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट करना है, नंबर्स उनके बेसिस का प्रोडक्ट नहीं करना। तो मैंने एक्सपोनेंट का प्रोडक्ट कर दिया, दैट इज 9। सो माई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। If n is any natural number, then 9n minus 4n is always divisible by. Now here we have another concept. यहाँ पे भी एक concept होता है, वो क्या है कि अगर कभी भी a की पावर n माइनस b की पावर n होती है, ठीक है, ऐसे कोई भी आपको गिवन होती है नेचुरल नंबर, ठीक है,
या रिलेशन ऐसे गिवन होता है, तो ये जो चीज होती है ये हमेशा a प्लस बी से और a माइनस बी से डिविजिबल होती है। मतलब ये जो आपको रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में, ये या तो इनके सम से या फिर इनके डिफरेंस से हमेशा डिविजिबल होगा। कैसे? व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज 9n माइनस 4n है ना यहाँ पे, तो 9n माइनस 4n, इस केस में मेरा a जो है वो है 9 एंड b जो है वो है 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, a प्लस बी मतलब 13 से भी डिविजिबल होंगे ये पक्का, इन दोनों को ऐड कर देना आपने, एंड a माइनस बी मतलब 5 से भी होंगे डिविजिबल डेफिनेटली। ठीक है, सो यहाँ पे अब क्या ऑप्शन आएगा मेरा, दैट इज none of these, that is my answer। यहाँ पे मेरा आंसर आएगा none of these, क्योंकि यहाँ पे 9n माइनस 4n, अब क्या होता है समटाइम्स व्हाट स्टूडेंट्स थिंक, उन्हें लगता है कि none of these ऑप्शन होता ही नहीं है कभी भी, बट क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि none of these ऑप्शन कभी आंसर नहीं हो सकता। इट डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन। अगर आपको अच्छे से आता है तो आप श्योर होते हो अपने आंसर को लेके। अब नाउ द कॉन्सेप्ट दैट आई हैव टोल्ड यू, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग none of these ही मेरा आंसर बनेगा, बिकॉज यहाँ पे ना ही 13 है ऑप्शन में और ना ही 5 है। ठीक है, सो डी इज माई आंसर। फिर से सुन लो, कभी भी आपको a की पावर n, a मतलब कोई भी नंबर है, जैसे 3 की पावर n और 2 की पावर n दिया हुआ है, ठीक है, तो वो 3 प्लस 2 और 3 माइनस 2 से हमेशा डिविजिबल होगा, दोनों के सम से एंड दोनों के डिफरेंस से। इफ टू नंबर्स आर इक्वल देन देयर एलसीएम एंड एचसीएफ विल बी। आपको यहाँ पे बोला कि दो नंबर्स इक्वल अगर होंगे तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन बताओ। कोई बात नहीं, यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी, मैंने ऐसे ही रैंडमली कोई भी ना वो ले लिए फ्रैक्शंस, फॉर एग्जांपल मुझे ना इनको ऐड करना है। ठीक है, अब इस केस में क्या है बताओ, 6 और 6 है, मतलब कि दो नंबर इक्वल है। ये जो नीचे वाले 2 नंबर्स हैं ये दोनों नंबर इक्वल है, इनका एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम तो 6 ही बनेगा, और ये है मेरा एलसीएम। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एचसीएफ, तो एचसीएफ बताओ, एचसीएफ क्या बनेगा, एचसीएफ विल बी 6 और 6 का एचसीएफ भी क्या बनेगा, 6 ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही नंबर्स है ना सिर्फ और दोनों सेम है, तो उनका एलसीएम भी वही होगा और एचसीएफ भी वो खुद ही होंगे, राइट। सो 6 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक्चुअली क्या होता है, एचसीएफ तब वेरी करता है, तब डिफरेंट होता है जब दो अलग अलग नंबर्स होते हैं मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल 6 एंड 12 या 6 एंड 18 कह सकती हूँ मैं, कुछ भी कह सकती हूँ, 6 एंड 36 कह सकती हूँ मैं, राइट। सपोज मैंने 6 और 36 बोल दिया, या मैंने कुछ भी ऐसा लिख दिया। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल टू क्लैरिफाई दिस। मैंने रैंडमली कोई भी ले लिया, 12 एंड 36 ले लिया, ठीक है। अब इस केस में इनका जो एलसीएम है, सॉरी इनका जो एचसीएफ है वो क्या होगा, आपको चेक करना है दोनों में कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो वो 12 है। तब वेरी करते हैं हमारे आंसर्स जब दोनों नंबर्स डिफरेंट हो। अगर दोनों नंबर है ही सेम 6 और 6, तो फिर दैट क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा कि इसका एचसीएफ क्या है, एलसीएम भी वही है एचसीएफ भी वही है, बोथ आर इक्वल। अब यहाँ पे इक्वल वाले दो ऑप्शंस हैं, टू कंफ्यूज यू, दो ऑप्शन दे दिए उन्होंने, वो कह रहे हैं कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ, तो चलो ठीक है। नेक्स्ट में बोल रहे हैं एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल टू 1। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 ही होगा, सो ये मेरा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि 1 वाला केस आप हर बार नहीं कह सकते, ठीक है। जनरल आंसर आपको हमेशा मार्क करना होता है, ये स्पेसिफिक आंसर हो गया कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इज इक्वल टू 1, तो ये गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टू पॉजिटिव नंबर्स a and b can be expressed as a is equal to xy power 4 and b is equal to this, तो आपको बताना है कि इनका HCF क्या होगा, ठीक है। HCF में अब क्या करते हैं, HCF में अगेन हमारे आएंगे कॉमन फैक्टर्स, तो हम कॉमन फैक्टर्स देखते हैं इनके। a है मेरा x और y की पावर 4, ठीक है, और b है x की पावर 4 y का स्क्वायर एंड z। अब मैं चेक करती हूँ कि इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है x, मतलब इसमें तो सिर्फ x की पावर 1 है ना, और उसमें x की पावर 4 है, इसका मतलब एक x कॉमन आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास 1x तो डेफिनेटली है। अच्छा, एक और चीज, एक और आपको थोड़ा फास्ट करने के लिए, आप जब कॉमन निकालते हो तो आपको मिनिमम पावर देखनी होती है कि दोनों के पास मिनिमम कितना है, ठीक है। यहाँ पे a के पास सिर्फ x की 1 पावर है, तो ये x की 1 पावर ही दे सकता है, सो यहाँ पे कॉमन 1 आएगी, मिनिमम देखनी है, अगेन मिनिमम। सो y 4 है, यहाँ पे y 2 है, तो यहाँ पे y 2 मिनिमम आएगी। यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं है, z
ए के पास नहीं है, सो जेड विल नॉट बी देयर, सो बी इज माई आंसर। जेड तो आएगा ही नहीं इनमें, ठीक है। आपको मिनिमम पार्स देखनी है, मैक्सिमम नहीं देखनी होती। ओके, सो माई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज इन केस ऑफ HCF you will have to take the minimum parts. Now this is a different type of question which students consider as difficult, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है। अब इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या होता है, स्टूडेंट्स को क्या मेन चीज टफ लगती है, उन्हें ये नहीं समझ आता कि इसमें LCM निकालना है या फिर HCF निकालना है। बेसिक प्रॉब्लम इस क्वेश्चन की वो यही है कि आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर नहीं हो पाती कि आपको LCM निकालना है या HCF, ठीक है। सो LCM या HCF के लिए आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, इफ दे आर सेइंग यू मैक्सिमम कैपेसिटी, क्वेश्चन में उन्होंने आपको पूछा है कि मैक्सिमम कैपेसिटी बताओ, तो ये आपको शॉर्टकट बता रही हूँ कि मैक्सिमम वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे आपको HCF ही निकालना है, क्योंकि HCF की फुल फॉर्म भी क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आपको कहीं भी मैक्सिमम वर्ड लिखा है क्वेश्चन में या फिर लार्जेस्ट वर्ड लिखा हुआ है समथिंग रिलेटेड टू दिस, कोई भी ऐसी चीज सबसे बड़ी वाली चीज आपको निकालनी है, तो उस केस में आप LCM का ही यूज करोगे, HCF का, राइट। सो HCF वहां पे यूज होगा मैक्सिमम या लार्जेस्ट के केस में। मैक्सिमम कैपेसिटी आपको यूज करनी है ऑफ ईच बैग सच दैट द व्हीट कैन बी पैक्ड इन ईच नंबर ऑफ बैग्स। लेट्स बिगिन। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, द फार्मर्स हैव 490 kg, 588 kg एंड 822 kg ऑफ व्हीट रिस्पेक्टिवली। आपके पास टोटल 3 तरह की व्हीट है जो फार्मर्स के पास प्रोवाइडेड है। आपको यहाँ पे ये बताना है कि मैक्सिमम कैपेसिटी हर एक बैग की कितनी होनी चाहिए सच दैट द व्हीट कैन बी पैक्ड इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग्स, मतलब कि हर एक बैग में कितनी कितनी व्हीट आनी चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए हर एक बैग की कि आप इस व्हीट को बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर ऑफ बैग्स में पैक कर दो। फर्स्ट थिंग इज कि मैथ्स में आपको इनकी ज्यादा लैंग्वेज पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ मेन अपना पॉइंट पढ़ना होता है कि आपको यहाँ मैक्सिमम या मिनिमम क्या गिवन है, ठीक है। इफ यू कीप वेस्टिंग योर टाइम ऑन रीडिंग द स्टोरी जो उन्होंने दी होती है, तो वो स्टोरी में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको सिर्फ मेन अपनी इन्फॉर्मेशन देखनी है एंड ये देखना है कि आपको क्या निकालना है। फाइन, सो माई नंबर्स आर 490, मेरे नंबर्स हैं यहाँ पर 490 था एक तो, और है 588 एंड 822, 588 और 822, ठीक है। ये मुझे नंबर्स गिवन है। अब मुझे 3 नंबर्स का एक साथ HCF कैसे निकालना होता है, ये देखो। 3 नंबर्स का मतलब होता है आप सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को पिक करोगे। फाइन, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड को पिक कर लिया, ठीक है, मैंने इनको ऐसे कर दिया। HCF बिल्कुल नॉर्मल डिवीजन की तरह होती है, जैसे आपने नॉर्मल डिवीजन सीखी हुई है। सो वो क्या आएगा यहाँ पे 490, 1 जा 490, ये कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा अब रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी 98, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, अब क्या होता है 98 मेरा यहाँ पे डिवाइजर बन गया, ठीक है, ये मेरा डिवाइजर है, और यहाँ इसका जो ये 490 होता है ये यहाँ पे आ जाता है 490, मतलब जो ये वाला डिवाइजर होता है मेरी फर्स्ट डिवीजन वाला जो स्टेप था उसका जो डिवाइजर है वो शिफ्ट होकर यहाँ पे डिविडेंड बन जाता है। तो आपका ऐसे साइकिल चलती रहेगी ये जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता, जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, राइट। सो ओके, सो 98 को अब मैं 490 से डिवाइड करूंगी। सो इफ योर कैलकुलेशन इज फास्ट तो आप साथ ही आइडिया लगा सकते हो कि आपका यहाँ पे आंसर आएगा 5 आएगा यहाँ पे आंसर। सो ये मेरा 5 हो गया, ठीक है। 98 5 जा 490, रिमाइंडर हो गया 0। इस केस में आपका जो HCF आया है वो आया है 98। अब यहाँ पे एक और नंबर भी है मेरे पास, सो नो इश्यूज। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं 98 को 822 के साथ डिवाइड करूंगी। पहले क्या करना है, आपने फर्स्ट और सेकंड का HCF निकालना है, फिर जो उसका HCF आएगा उसको थर्ड नंबर के साथ डिवाइड करना है, एंड अब फिर हम फाइनल HCF निकालेंगे कि हमारा फाइनली HCF कितना आ रहा है। नाउ 98 9 इज 822, डायरेक्ट ही ये हो गए। सो इसका मतलब मेरा जो HCF है क्वेश्चन का मेन जो आंसर मुझे निकालना था वो क्या है 98। सो माय करेक्ट आंसर इज 98 kg। इसका मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी हर एक बैग की 98 kg होगी। तो मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए मैंने HCF निकाला और 3 नंबर्स का अलग अलग HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे स्टेप्स लिख देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस कि ये था स्टेप नंबर 1,
जिसमें हमने इन दोनों को करा, एंड ये है स्टेप नंबर 2 जिसमें हमने रिमेनिंग करा। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। P is a whole number. Which of the following represents the correct information of an odd number in terms of P? P की terms में odd number कौन represent कर रहा है? अच्छा, in the last video also I told you कि even number को हम कैसे present करते हैं 2P की help से, क्योंकि कोई भी नंबर, कोई भी even number, any even number that you can think of, वो एक 2 का multiple होता है। ठीक है, 14 ले लो आप, 20, 25, इवन 1000 भी ले सकते हो, कोई भी नंबर आप ले लो, तो वो 2P से हम इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आपको पूछ सकते हैं वो एग्जाम में कि P की फॉर्म में इवन वाले बताओ, तो 2P हो गया। ठीक है, अब ऑड कैसे आते हैं? अगर मुझे यहाँ से ऑड की तरफ शिफ्ट होना है तो मुझे इवन में, ये 2P में मुझे कोई ऑड नंबर ऐड करना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ कोई 10 सपोज एक और इवन नंबर है, मैंने इसके अंदर 3 ऐड कर दिया, ये इवन था, ये ऑड था, तो मेरा आंसर क्या है? ऑड। तो इवन प्लस ऑड हमेशा ऑड होता है, ये एक रूल है विच यू ऑलरेडी नो, लेकिन आपने कभी अप्लाई नहीं करा होगा, तो अब आप इसको याद रखना कि इवन और ऑड ऑड होता है हमेशा। तो मैं 2P में कितना ऐड करूं? मैं 2P में कोई भी ऑड नंबर ऐड कर दूंगी। इनमें से ढूंढ लो कि 2P में ऑड नंबर कौन सा हो रहा है। ये 0 की तो कोई रेलेवेंस नहीं है, 4 इवन होता है, 5 इज ऑड, तो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 2P + 5। इसका मतलब अगर मैं इवन में ऑड नंबर ऐड करूंगी तो मेरे पास ऑड नंबर आएगा। ये मेरा आंसर है, मेन रेड बॉक्स जो कि आपको आपका आंसर बताएगा। ठीक है, सो अगर आपको इवन से ऑड पे जाना है, यू नीड टू ऐड सम ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर। Okay, so now a very big rational number is given to you. इसको देख के ये मत सोचना कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है या फिर यू विल डू दिस क्वेश्चन एट द एंड। नो, सिर्फ 1 मिनट का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया हुआ है कि 250, ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर 250 के फैक्टर्स निकाल के हम चेक करेंगे कि इसके फैक्टर्स में 2, 5 या कोई और फैक्टर आ रहा है या नहीं। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द प्राइम फैक्टराइजेशन। 2, फिर 125 आएगा यहाँ पे, फिर 5 की टर्न आएगी, 5 25 5 5 एंड 5 1। तो ये क्या बन गए फैक्टर्स? मेरे फैक्टर्स हो गए हैं 5 का क्यूब इंटू 2, ये मेरा आंसर है, मतलब ये आपके फैक्टर्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो मुझे पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग है। कैसे पता चल गया? क्योंकि यहाँ पे फैक्टर्स 2 है और 5 है और कोई फैक्टर नहीं है। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता, राइट? तो टर्मिनेटिंग तो है। अब वो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि बताओ ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, 5 और 2, ये तो ठीक है कि चलो आपको ये पता है कि टर्मिनेट कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पे मैक्सिमम पावर देखनी है। ठीक है, मैक्सिमम पावर देखनी है दोनों में से, जिसकी भी मैक्सिमम पावर होगी ना वो आपका आंसर है। उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा आपका फ्रैक्शन। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 5 क्यूब इंटू 2 है, 2 मतलब यहाँ 2 की पावर 1 है, तो बताओ 3 मैक्सिमम है या 1 मैक्सिमम है? 3 मैक्सिमम है, दैट मीन्स माई आंसर इज 3 डेसिमल प्लेस, है ना? जस्ट अ 1 मिनट क्वेश्चन, इवन लेस देन दैट। सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है एंड आपको इसकी पावर से आप आइडिया इजीली लगा सकते हो कि 3 और 1 में से मैक्सिमम कौन सा है। 3 बड़ा है तो 3 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा। इन केस यहाँ पे 2 की पावर 5 होता तो आप 5 डेसिमल प्लेस लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 और 5 में से मैक्सिमम 5 है। ठीक है, सो मैक्सिमम डेसिमल प्लेस पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ रेक्टेंगुलर पाथ ओके अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। अब यहाँ पे 2 पर्सन्स की बात हो रही है। ठीक है, वील नॉट वेस्ट टाइम रीडिंग द स्टोरी। आपको एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और अपनी मेन वैल्यूज पर फोकस करना है। उन्होंने बोला है कि राम जो है वो लेता है 18 मिनट्स एक राउंड को कंप्लीट करने में, ठीक है, अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस आने में, इनिशियल पॉइंट पे वापस आने में, एंड समीर लेता है 12 मिनट्स। तो आपको अब ये बताना है कि कितने मिनट्स बाद वो मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। मीट का मतलब होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कितने मिनट्स बाद मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि राम ले रहा है 18 मिनट्स एंड ये समीर ले रहा है 12 मिनट्स। यहाँ पे एक उन्होंने आपको असम्पशन भी दिया है कि आप ये सपोज कर लो कि दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं और सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं।
तो अब बताओ कि वो कितने मिनट्स बाद अपने राउंड्स कंप्लीट करके कितने मिनट्स बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। फॉर दिस, अब इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको समझ नहीं आएगा यहाँ पे कि एलसीएम है या एचसीएफ है, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी टाइप का कोई हिंट प्रोवाइडेड नहीं है, ना ही यहाँ पे कोई मिनिमम वर्ड लिखा है, मैक्सिमम लिखा है, कुछ नहीं लिखा। फाइन। सो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में, जो आंसर बनेगा कि कितने मिनट्स बाद वो लोग मीट करेंगे, वो आंसर इनकी टाइम की जो वैल्यूज है उससे बड़ा होगा या छोटा होगा। जैसे राम 18 मिनट्स ले रहा है एंड समीर 12 मिनट्स, तो मेरा जो आंसर है वो डेफिनेटली इनसे बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम 18 मिनट्स अगर ले रहा है तो मतलब राम स्लो है एंड समीर थोड़ा सा फास्ट है, वो अपना राउंड जल्दी कंप्लीट कर लेता है, 12 मिनट्स में ही उसका राउंड कंप्लीट हो जाता है, लेकिन राम को 6 मिनट्स ज्यादा लगते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों बहुत देर बाद जाकर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, बिकॉज दोनों की स्पीड्स बहुत डिफरेंट है। ठीक है, और बहुत देर बाद जाकर मिलेंगे, इसका क्या मतलब है कि 18 और 12 से तो मेरा आंसर डेफिनेटली बड़ा है। एक तो ये चीज आप देख सकते हो। सेकेंडली, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन वो पूछे कि दो पर्सन हैं वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर दो ट्रेन हैं, ठीक है, दो बेल्स हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि 2-3 बेल्स हैं, वो इतने इतने टाइम पे रिंग, या फिर इतने इतने टाइम स्लॉट के बाद वो रिंग कर रही हैं, एक बेल 5 मिनट्स के बाद, देन 10, 15, 20, तो वो कहेंगे कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स या हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे स्टार्ट रिंगिंग अगेन, कि ऐसे कितने सेकंड्स बाद होगा कि वो सारी एक साथ रिंग करें। सिमिलर क्वेश्चन है ये। ऐसे हर टाइप के क्वेश्चन में आप हमेशा एलसीएम निकालते हो। ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल यू कैन से, कि जब भी आपको इन सब की कॉमन टाइम निकालना होता है कि सब एक साथ कब रिंग करेंगे, सब एक साथ कब मिलेंगे, तो इस केस में यू विल फाइंड एलसीएम। ठीक है, आई एम डिवोटिंग मच टाइम इन दिस क्वेश्चन बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत सारी फॉर्म्स में आता है, अलग अलग फॉर्म्स में। अभी दो पर्सन्स के बारे में कह रहे हैं, दो बेल्स के बारे में कह सकते हैं, दो ट्रेन्स के बारे में कह सकते हैं कि दो ट्रेन्स हैं, एक ट्रेन इतने बजे पहुंचती है और एक इतने बजे पहुंचती है, तो आपको ये बताना है कि वो दोनों मीट कब करेंगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे मीट कब करेंगी। इन सब क्वेश्चंस में आप हमेशा एलसीएम निकालते हो, राइट। सो अब मैं 18 और 12 को एलसीएम निकाल लेती हूँ। वेरी इजी, आप देख के भी कर सकते हो, ऑप्शंस में से देख के आपको आंसर पता चल रहा है वैसे इसमें। नो नीड टू फाइंड द एलसीएम ऑल्सो। ऑप्शंस का ये बेनिफिट आप यूज कर सकते हो कि आपको यहाँ पे कई क्वेश्चंस में सॉल्व करने की भी नीड नहीं होती, डायरेक्टली हो जाता है। तो इसका एलसीएम कितना आया? एलसीएम इज 36। इसका मतलब वो 36 मिनट्स के बाद अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, सबका सेम रूल है, सारे क्वेश्चंस में आप एलसीएम निकालोगे। ठीक है, सो दिस इज अ सिंगल क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने आपको एक कॉमन एंड एक जनरल रूल बता दिया फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज द नंबर दिस इज व्हाट। अगेन दे आर आस्किंग कि बताओ ये कौन सा नंबर है। अगर यहाँ पे जो मैंने आपको रूल बताया है वो किस लिए है, अगर यहाँ पे ये साइन ना होता, इसका क्या मतलब है? अपॉन। अपॉन मीन्स ये डिवाइड वाला क्वेश्चन है, इस केस में हम रैशनलाइज करेंगे। सो आई हैव गॉट दिस क्वेश्चन सो दैट मैं आपको रैशनलाइज वाला कॉन्सेप्ट भी समझा दूं कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट रह ना जाए जो आपको ना आता हो, राइट। सो हम रैशनलाइज कैसे करते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होता है रैशनलाइज का, कि आपको डिनोमिनेटर को फोकस करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। √5 प्लस √2, सेंटर वाला देखना है आपको, सेंटर वाला साइन या माइनस था, आप प्लस से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे भी प्लस से ही करोगे, दोनों से ही। दोनों में क्या आएगा? प्लस प्लस, तो √5 + 2 एंड √5 + 2। ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट ही हो रहा है। जैसे आप न्यूमिनेटर में आप यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओगे, विच आइडेंटिटी? a + b का होल स्क्वायर अगर मुझे करना हो। यहाँ पे होल स्क्वायर कैसे बन रहा है? क्योंकि दोनों सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है ना, √5 + √2, √5 + √2, तो दोनों जब सेम सेम ब्रैकेट मल्टीप्लाई होते हैं तो वो स्क्वायर बन जाते हैं। तो स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है कि a का स्क्वायर कर दो, b का स्क्वायर कर दो, फिर 2 × a × b कर दो। ठीक है, सो व्हेन यू विल सॉल्व इट, क्या मिलेगा हमें? a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5, क्योंकि √5 और रूट और स्क्वायर कट हो जाते हैं। 5 प्लस देन 2 प्लस 2 × a × b, मतलब कि √5 × √2, एंड √5 × √2 कितना होता है? √10। अपॉन, अपॉन में भी आइडेंटिटी लगेगी वही सेम जो मैंने आपको अभी बताई थी,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली क्या होती है, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बनती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि ए का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस रूट 2 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा, आपको यहाँ पे वैसे आंसर पूरा निकालने की नीड नहीं है, आप थोड़ा सा सॉल्व करके ही चेक कर सकते हो कि ये इरेशनली बन रहा है। देख लेते हैं अभी, आई विल प्रूव इट। ये देखो 7 प्लस 2 रूट 10 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट हो जाते हैं तो 5 हो गया। न्यूमरेटर में भी मैंने ऐसे ही निकाला है, जो 5 एंड 2 है ये ऐसे ही होगा, रूट 5 का स्क्वायर मीन्स रूट एंड स्क्वायर कट होकर नॉर्मल 5 बन जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 2 ये बनेगा 7 प्लस 2 रूट 10 अपॉन 3। तो दिस इज माई आंसर। अब मेरे आंसर को देखकर आई नीड टू टेल कि ये क्या है, रैशनल है, इरेशनल है, या कौन सा नंबर है। यहाँ पे रूट 10 है, रूट 10 इज इरेशनल, तो मेरा आंसर है इरेशनल नंबर, ठीक है। सो रैशनलाइजेशन का क्या मेन आपको स्टेप का ध्यान रखना है, इसका जो इनिशियल स्टेप है वो क्या है, आप मल्टीप्लाई करोगे विद ऑपोजिट साइंस, डिनोमिनेटर में माइनस था, आप प्लस से मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर नीचे दोनों साइड, देन सॉल्व करके आप अपने आंसर में चेक कर सकते हो कि ये क्या आएगा। P and Q when divided by 6 and 7 respectively leave remainder A and B. What is the value of A plus B? So यहाँ पे भी एक छोटा सा रूल यूज होता है, अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करूंगी उसके डिवाइजर से, तो रिमाइंडर, एक मैं यहाँ पे जनरल रूल अगेन लिख रही हूँ, जो रिमाइंडर होता है ना किसी भी नंबर का, वो हमेशा उसके डिवाइजर से तो कम ही होता है, ऑलवेज। ये केस ऑलवेज वाला है, हर बार इट विल होल्ड ट्रू एवरी टाइम, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कोई इसका एक्सेप्शनल केस दिखे, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से कम होता है। अगर मैं 6 को, या मैं कोई भी एग्जांपल लिख देती हूँ यहाँ पे, मैंने फॉर एग्जांपल 16 से मैंने 7 को डिवाइड कर दिया, 7 2 14, 2 आ गया, तो देखो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा है, ठीक है। इन एवरी केस आप कोई भी केस अपने माइंड में लेके ट्राई कर सकते हो टू कंफर्म दिस थिंग, आप देखना हमेशा रिमाइंडर स्मॉल होगा डिवाइजर से। सो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो रहा है, वो कह रहे हैं P और Q को हमने ना 6 और 7 से डिवाइड करा और उनके A और B रिस्पेक्टिवली उनका आंसर आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A प्लस बी। यहाँ पे ना एक्चुअली ये मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे A प्लस बी की, A प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू, कि मैक्स टू मैक्स कितनी वैल्यू आएगी आएगी, इससे कम हो सकती है लेकिन मैक्स इससे ज्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम का क्या मतलब होता है कि इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैंने A को 6 से डिवाइड, सॉरी अगर मैंने P को 6 से डिवाइड करा, P को जब मैंने 6 से डिवाइड करा, इसका मतलब मेरा रिमाइंडर कम से कम कितना रिमाइंडर आना ही आना है, मेरा 5 तो आएगा ही, ठीक है। 5 आएगा का मतलब है कि 5 से ज्यादा नहीं हो सकता रिमाइंडर, क्योंकि 6 तो मेरा डिवाइजर है। अगर मैं किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा रिमाइंडर 5 आ सकता है, 5 से कम भी आ सकता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 5 आएगा, 5 से ग्रेटर नहीं होगा। तो इस केस में मेरे A की वैल्यू हो जाएगी 5, क्योंकि मेरा रिमाइंडर 5 से ग्रेटर नहीं हो सकता। अगर मैंने Q को 7 से डिवाइड करा, अब फिर से आप खुद सोचो, Q को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 6 आएगा मैक्सिमम, 6 से ज्यादा ग्रेटर नहीं हो सकता, बिकॉज 7 से कम कम होता है रिमाइंडर, ठीक है। डिवाइजर से हमेशा कम होता है रिमाइंडर। सो इस केस में मेरी A की वैल्यू 5 आई है एंड B की वैल्यू क्या आई है 6। तो A प्लस बी की वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, तो मेरे A प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 11। कैसे आई है 6 प्लस 5, C इज माई करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे A एंड B ऑप्शन आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है, लेकिन आपको यहाँ पे A और B दोनों को क्लब करके उनकी वैल्यू बतानी है, नॉट इंडिविजुअली। नेक्स्ट इज state whether the following rational number will have a terminating or non-terminating decimal expansion। अब ये देख के ही आपको फिर से पता चल रहा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये अपॉन पे ध्यान देना है, न्यूमरेटर पे आपने बिल्कुल फोकस नहीं करना। न्यूमरेटर कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, योर फोकस इज डिनोमिनेटर। अब मैंने डिनोमिनेटर को देखा यहाँ पे और इसके भी डिनोमिनेटर को देखा, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे 5 और 2 में ही है फैक्टर्स, का मतलब ये तो पक्का टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो 5m और 2n की पावर में ही है, 5 और 2। सिर्फ 5 और 2 पे ध्यान देना है, अगर 5 और 2 की जगह कोई भी एक्स्ट्रा नंबर है, ये एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया, तो ये क्या है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियरली पता चल गया क्वेश्चन देखते ही।
अब मुझे इसमें से ध्यान से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करनी है, बिकॉज यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाले का आंसर आपको फर्स्ट में ही गिवन होना चाहिए। लाइक व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप यहाँ पे गलती से भी बी ऑप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि बी ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब फर्स्ट का आंसर फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? टर्मिनेटिंग, और सेकंड का आंसर है नॉन टर्मिनेटिंग। सो ऐसे है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर टर्मिनेटिंग, नेक्स्ट का नॉन टर्मिनेटिंग। माय आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड मैंने कैसे देखा? सिर्फ डिनोमिनेटर्स पे फोकस करा, न्यूमिनेटर मेरा कंसर्न नहीं है यहाँ पे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन? 550। ठीक है, अब 550 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एंड अ वेरी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन यू हैव गॉट इन योर सैम्पल पेपर ऑल्सो, उसमें भी उन्होंने ऐसा ही कुछ बोला है। एक तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। अगर उन्हें क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाना है तो वो ऐसा कुछ पूछ लेते हैं आपको, रेशियो एंड ऑल। सो लेट्स स्टार्ट। 275, या 275, ओके। तो अब 5 के टेबल में आएगा। 5 5 25 एंड अगेन 5 11 11 1, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि इनकी रेशो बताओ। तो मुझे क्या पता चला यहाँ पे? 2 तो 1 टाइम ही आया है, 5 मेरा 2 टाइम्स आया है, और 11 मेरा 1 टाइम आया है। तो मेरी रेशो 2, सॉरी 2 नहीं, स्टार्टिंग में 1 आएगा, क्योंकि 2 की पावर 1 है। अब यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना कि यहाँ पे इनके आपको पावर्स की रेशो करनी है, इनके नंबर्स की रेशो मत कर देना, आपको इनके पावर्स की रेशो करनी है। तो क्या बनेगा? 1 2 1 ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। मतलब कि 2 1 टाइम है और 1 1 है। तो देखते हैं 2 1 1 किस में है? 2 1 1 है सी में। सो दिस इज माई आंसर। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस है, उन्होंने 2 2 1 भी दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 1 पार 2 टाइम्स है और स्क्वायर पार सिर्फ 1 टाइम है। सो माई आंसर इज सी ऑप्शन। If the number this is completely divisible by 8, then the smallest whole number in place of y will be. अब वो कह रहे हैं कि y को यहाँ पे ना आपको रिप्लेस करना है, y अननोन है, ये देखो, है ना। You need to find the value of y, क्वेश्चन मार्क है y के लिए। So y की जगह आप कौन सा नंबर डालोगे? अब इसके लिए भी आई एम राइटिंग वन रूल। वो रूल क्या होता है? अगर आपको कभी भी 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है, तो क्या डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? लास्ट 3 डिजिट्स must be divisible by 8। लास्ट 3 डिजिट्स जो है नंबर के, वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। अब लास्ट 3 डिजिट्स मतलब कि 6y एंड 2। अब मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल स्टार्ट कर दूंगी कि 6y और 2। अब मैं ऐसे कौन से नंबर्स यहाँ पे, अब दिस क्वेश्चन यू कैन डायरेक्टली डू फ्रॉम द ऑप्शंस, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। अगर मैं y की जगह 2 डालूंगी तो 6 2 2 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हाँ ठीक है, 6 2 2 अगर मैंने यहाँ पे डाला तो फिर क्या आएगा? 8 7 56 एंड यहाँ पे 62 बनेगा, नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे 4 डाला तो क्या बनेगा? ये 6 4 2, 6 4 2 में 8 8 8 64 और 2 रह जाएगा, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। 3 अगर मैं डाल के देखूँ तो ठीक है, 3 डाल के देख लेते हैं। 6 3 2 डिवाइड बाई 8, तो 8 7 56 और 8 9 72। तो 3 के साथ कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ भी डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 8 7 56, तो 52 आ जाएगा रिमाइंडर, एंड 52 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। आपको यहाँ पे ओरली डिविजन करके देखनी है, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम कि आप सारी डिविजन्स करके देखो। दैट इज वाई योर कैलकुलेशन शुड बी वेरी फास्ट, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चंस में अपना टाइम वेस्ट मत करो। सो 3 इज माई आंसर, क्योंकि मैंने y की जगह जब सारे ऑप्शंस डाल के देखे तो 3 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो सूट करा कि 3 अगर आप पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, अदरवाइज बाकी सारे आंसर्स आपके पॉइंट्स में आएंगे, राइट। ओके, सो इफ द HCF ऑफ 24 एंड 42 इज इन द फॉर्म ऑफ 24m minus 42, then find the value of m. नाउ इन केस ऑफ सच क्वेश्चंस आपको यहाँ पे क्या गिवन है? अगर मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिख लेती हूँ, मेरे पास नंबर्स है 24 और 42, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बोला है HCF ऑफ 24 एंड 42, मतलब कि नंबर्स ये हैं, और इनकी फॉर्म गिवन है, मतलब कि HCF गिवन है इनका 24m minus 42, ठीक है। ये दोनों मेरे नंबर्स हैं और ये इनका HCF है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में, राइट। सो नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले मैं 24 और 42 का LCM निकाल देती हूँ, HCF।
तो मैंने यहाँ पे इनका HCF निकाला कि क्वेश्चन पूरा HCF बेस्ड है, तो आप HCF ही निकालोगे इसमें। 24 1 24 आएगा यहाँ पे, 18 विल बी माई रिमाइंडर। फिर क्या होगा, फिर 24 यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर से, ठीक है। फिर क्या बनेगा, 18 1 18, यहाँ पे क्या आएगा 6, फिर मैंने 6 को अगेन करा 18 से, तो यहाँ पे क्या बनेगा 6 3 18। आप इसका खुद भी करके देख लो, नॉर्मल डिविजन मेथड में यूज कर रही हूँ, ठीक है। इफ इट इज नॉट क्लियर फ्रॉम हियर, आप इसको खुद ट्राई करके देख सकते हो। 24 और 42 का LCM मेरा 6 आएगा। HCF will be 6 of 24 and 42। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको HCF क्वेश्चन में गिवन भी है और आपने खुद भी निकाल लिया HCF। गिवन कैसे है, उन्होंने आपको दिया हुआ है कि 24m - 42 ये जो चीज है ये HCF ही है, तो वो कह रहे हैं कि ये हमने HCF आपको दिया हुआ है, ये आपने खुद निकाल लिया, ठीक है। दोनों HCF को हम इक्वल कर देंगे। नाउ मैथमेटिक्स का एक बेसिक रूल क्या है कि बीच में इक्वल का साइन जब होता है, आपके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में दोनों इक्वल चीजें होनी चाहिए, ठीक है। सो दोनों HCF है। अब मैं नॉर्मल इनको सॉल्व करूंगी। 42 को मान ले जाते हैं, 48 बन गया, 42 + 6, m की वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइड बाई 24, दैट इज 2। तो m की वैल्यू आएगी 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे क्या है, आपने HCF खुद भी निकाल दिया और उन्होंने भी दिया हुआ था, सो दिस इज माय आंसर। इफ p a natural number is divided by 3, what can be the possible remainders? अभी देखो एक ही क्वेश्चन को ये अलग अलग फॉर्म्स में ले आते हैं, दैट इज व्हाई आई गॉट दीज क्वेश्चंस, ताकि आप हर फॉर्म को गो थ्रू कर लो, ठीक है। अब उन्होंने बोले p कोई भी नेचुरल नंबर है उसको आपने 3 से डिवाइड करा, उसके पॉसिबल रिमाइंडर्स बता दो कि कौन से रिमाइंडर हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा सारे ऑप्शन देखते हैं, 0 1 एंड 2, ये तो चलो हो गई, 0 1 और 2 हो सकता है। ओनली 1, क्या मैं कह सकती हूँ कि सिर्फ 1 होगा? नहीं, वही आपको जनरल केस बताना होता है, ये स्पेसिफिक केस हो गया। ओनली 1 कब होगा? ओनली 1 तब होगा अगर आप सिर्फ 7 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 2 6 और 1 हो गया 7, तो ये एक स्पेसिफिक केस है। नो 1 2 ये भी स्पेसिफिक केस है क्योंकि 0 भी हो सकता है रिमाइंडर, ठीक है। ओनली 0 एंड 1 ये भी नहीं, स्पेसिफिक केस है। सो माय करेक्ट ऑप्शन जो कि सारे रिमाइंडर्स को डिपिक्ट कर रहा है वो है 0 1 2। यहाँ पे वो आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 5 6 भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ लिख देंगे, तो ये तो वैसे ही नहीं हो सकते, बिकॉज द रिमाइंडर कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिवाइजर। कोई भी रिमाइंडर 3 से बड़ा होगा ही नहीं, तो वो सारे ऑप्शन तो अल्टीमेटली क्रॉस हो जाएंगे, राइट। सो ये मेरा आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 0 1 2, कि इससे बड़ा नहीं होगा रिमाइंडर। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 2 नंबर इज दिस। अगर एक नंबर आपको गिवन है तो दूसरा निकालो। इस केस में भी अब क्या है, आपको इन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है बट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। तो मैंने प्रोडक्ट लिख दिया, प्रोडक्ट है p² q³ और p³ देखो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आपको p 2 बार लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है, मतलब कि ये जो गिवन है वैल्यू, ये HCF इंटू LCM की वैल्यू है, ध्यान रखना ये कोई एक वैल्यू नहीं है। और ये किसके इक्वल होती है हमेशा? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होती है हमेशा। तो मैंने यहाँ पे नंबर अपने लिख दिए, क्या क्या मुझे नंबर्स गिवन थे। एक नंबर p⁴ है और दूसरा नंबर मुझे नहीं पता, तो मैंने x लिख दिया, ठीक है, जस्ट फॉर माई कन्वीनियंस। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालूंगी। x को सेपरेट कर देते हैं, ये इसको सेपरेट कर दिया, ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन गया, p² q³ p³ अपॉन p⁴, ठीक है। सो यहाँ पे p⁴ किससे कट हो रहा है? इससे भी कट हो गया और इससे भी थोड़ा सा कट हो गया, एक p रह गया यहाँ पे। एक्चुअली न्यूमिनेटर में आपके पास टोटल 5 p थे, p⁴ था और नीचे था p⁴। 5 कैसे हो गया? 2 + 3, ये देखो, ये 2 था, ये 3 था, तो दोनों को ऐड कर दो क्योंकि इनके बेसिस सेम है, p राइट। सो यहाँ पे p रह गया एक और साथ में q³ तो पहले से ही है, तो मेरा आंसर क्या हो गया? x की वैल्यू क्या है? p⁵, दैट इज ऑप्शन नंबर C इज माई आंसर for 60th question. Okay, so now we are done with 30 more questions in this video, and keep practicing more and more questions. A link is given in the description. You can have many more questions from there to practice, and keep practicing. All the best. Thank you.